बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम नाज़रीन को अली सलमान खुश आमदीद कहता है। आज हम बड़े फॉर्चुनेट हैं, बहुत खुशकिस्मत अपने आप को तसव्वुर कर रहे हैं कि आज बाबा कौम क़ाइद आज़म रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनके मज़ार के ज़ेर साया आज हम इस शो को आपकी बसारतों की नज़र पेश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हवाले से और पाकिस्तान के लिए जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है या पाकिस्तान को किस समत में जाना चाहिए, आज हम बात करेंगे इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से। वतन से अहद वफ़ा जिस्मो जान का रिश्ता है, वतन से अहद वफ़ा जिस्मो जान का रिश्ता है, वतन है बाग़ तो फिर बाग़बान का रिश्ता है। और जनाब हमारे साथ मेरी को होस्ट भी मौजूद हैं। आप इनको मुख्तलिफ शोज़ में देखते रहते हैं और आज मुझे उम्मीद है कि इनका और आपका साथ बड़ा खुशगवार रहेगा। जी, मैं हूँ नाज़िया मलिक और बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका कि आपने बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन भी दिया। और आज के इस खूबसूरत और ऐसे मौका कि जिस दिन हम अपने आप से भी अहद करें और तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं वो भी अहद करें कि अपने पाकिस्तान को ऊंचा और बुलंद मकाम देंगे और आते देते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान हमारा पाकिस्तान। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आज वो बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हैं, ऐसे मेहमान हैं जो पाकिस्तान का नाम भी ऊँचा कर रहे हैं और हमारे लोगों के लिए बहुत सी खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले मैं जिनका तारुफ़ करवाऊँगी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, क्योंकि जिनका ताल्लुक़ एजुकेशन से होना, हम ये कहते हैं कि वो मुल्क में सरमाया, ऐसा सरमाया लेकर आ रहे हैं जो ताहयात रहने वाला है। तो आज मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अमीना सैयद साहिबा से, MD लाइट स्टोन पब्लिशर्स लिमिटेड, फाउंडर ऑल्सो फाउंडर ऑफ कराची लिटरेचर फेस्टिवल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है। बड़ी डिटेल में आपसे बात होगी क्योंकि आप जो फेस्टिवल करती हैं लिटरेचर फेस्टिवल, दैट्स वन ऑफ माय वेरी वेरी फेवरेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अब हमारे साथ मौजूद हैं एहतसामुल हक और इनके बारे में बताऊं, ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और साथ ही स्पोर्ट्स कमेंटेटर, RJ और आपको बताएं रेडियो पाकिस्तान में ये प्रोड्यूसर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इस वक्त मेरे लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं डॉक्टर मुजीब सहराई, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। और हमारे साथ एक और बहुत ही अहम मेहमान है, मैं उनका भी तारुफ करवाऊंगी, डॉक्टर सारा सईद खुर्रम जो को फाउंडर CEO सेहत कहानी पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जी हाँ, ये तो इंट्रोडक्शन आपने सुना कि कितनी ज़बरदस्त मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत इस वक्त हमारे साथ यहाँ बरा जमान है। हम इनके बहुत मशहूर हैं कि इन्होंने अपनी गूनागून मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज इस रौनक को, इस बज़्म को इन्होंने ज़ीनत बख्शी। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जनाब मुजीबुद्दीन सहराई साहब से। आप जिस तरह नाज़िया ने बताया कि वाइस चांसलर हैं सिंध मदरसतुल इस्लाम के, एक बड़ी लेगेसी रही है सिंध मदरसतुल इस्लाम की। और हम अगर बात करते हैं, आज हम बाबा कौम के मज़ार के साए में मौजूद हैं और जब जब सिंध मदरसतुल इस्लाम का नाम आता है तो बाबा कौम का नाम जहन में आता है। कुछ बताइएगा ज़रा कि 18th सेंचुरी में सिंध मदरसतुल इस्लाम इस्टेब्लिश हुआ, फिर उसको कॉलेज का दर्जा मिला और ख़ुद क़ायद आज़म आए जब इसको कॉलेज का दर्जा मिला, उसके बाद अब ये मनाजिल तय करता करता यूनिवर्सिटी की सतह तक पहुँच चुका है। 1 सितंबर 1885 में इस्टेब्लिश हुआ और इनके फाउंडर थे हसन अली आफंदी साहब। और कायद आज़म साहब हमारे यहाँ 1887 में जब इट वाज जस्ट 2 years old तो वो हमारे यहाँ दाखिल हुए और उन्हें हमारे यहाँ से मेट्रिकुलेशन की। ही रिमेन देयर फॉर 4.5 years। इससे जो सिंध मदरसा इस्लाम था वो 1943 में आगे चलकर कॉलेज हुआ एंड इनफैक्ट यूनिवर्सिटी हुई है वो हमारी 2012 में हुई है माशाल्लाह से। अब एक हम चीज़ देख रहे हैं कि जो इस वक्त दौर जो चल रहा है और कोविड से सब ने बड़ी फ़ाइट भी की है, स्पेशली हम अपने पाकिस्तानियों को देखें तो बहुत ही हमने जो है हर तरीके से लड़ा भी है, हमने काम भी किया है, हम बाहर भी आए हैं, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया है। अब यूनिवर्सिटी के, स्पेशली आपकी यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त क्या आप लोग उसके लिए इक़दाम कर रहे हैं? क्या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का कोई इक़दाम हुआ है उधर? जी, मैं बताता चलूँ कि देखें, जब हम अपने ज़माने में पढ़ते थे और फ्लड्स आती थी, वॉर होती थी, तो वी रिमेन एब्सेंट एंड वी रिमेन अवे फ्राम हमारे जो तालीम गाह थे, हम दूर होते थे। 2-2 साल हमारे चले गए। तो आई थिंक ये 21वीं सदी में मैं समझता हूँ कि ये एक पेंडेमिक वर्ल्ड ओवर है, लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर हायर एजुकेशन कमीशन, जो हमारी फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन एज़ वेल एज़ प्रोविंशियल जो हमारा हायर एजुकेशन का सेटअप है, उनको मैं डेफिनेटली प्रेज़ करूँगा कि उन्होंने इमीडिएटली इन चीज़ों को लिया। और मैं समझता हूँ हार्डली
सब तालीमी And दरसगाह that में, is really great. That is really great. सब हाँ, तालीमी दरसगाह में आप देखेंगे कि बिल्कुल। मेरे ख्याल में कोई 15 दिन से ज़्यादा कोई लॉस नहीं हुआ। फिर तो वो जो यानी आपके रूटीन्स हैं, जो आपके शेड्यूल हैं, जो आपका सॉर्ट ऑफ एजुकेशन प्लान है, वो तो उस तरह से चले हैं, मगर जो एक्चुअल लॉस देखा जाए तो वो 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं है। यस, जब हम चले गए ऑनलाइन क्लासेस पे, और ये कुछ हमारे लिए न्यू है हमारी इन्वायरमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने सही की। अमीना जी से पूछते हैं। अमीना जी, जिस तरह मैंने कहा कि फेस्टिव की जब बात की जाए तो 23 मार्च जो है हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिव है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? मेरे ख्याल में ये बहुत अहम दिन है और हम सबको बहुत ही समझिए जोश और फ़रोज़ से मनाना चाहिए। और ये तो वो दिन है जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन वहाँ पास हुआ था लाहौर में 1940 में। बिल्कुल, कुछ रिलेट करें, अपने काम को इससे रिलेट करें। आपका अपना फेस्टिव है, उसके हवाले से रिलेट करें। जो लिटरेचर फेस्टिवल है, मैंने बल्कि देखे भी थे, आप लोग बहुत अच्छे जो हैं वहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ स्केट्स और कुछ आपने जो वहाँ पे स्टेज शोज़ वगैरह जो होते हैं, और साथ में शेर व शायरी बड़ी ज़बरदस्त है। जी जी बिल्कुल, उसमें हम काफ़ी किताबों की रहनुमाई करते हैं, और जो बड़े बड़े हमारे अदीब हैं उनको हम बुलाते हैं, वो उनसे गुफ्तगू होती है, मुशायरे होते हैं यकीनन। और जो हमारे आर्टिस्ट्स हैं उनको भी हम बुलाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, म्यूज़िक का भी हम प्रोग्राम करते हैं, कव्वाली करते हैं। और हम अक्सर कायद-ए-आज़म पे भी हम सेशंस रखते हैं। जी, आई हैव सीन दैट, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जी, पार्टीशन पे, हिस्ट्री पे, मतलब तमाम जो तमाम शोबा जात हैं उनको तो आप कवर करने की कोशिश करते हैं। वैसे जी। आपका बड़ा जो क्या कहो, अगर मैं कहूँ मिक्स है, आपका एक एक्सपीरियंस है। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, साथ साथ आप स्पोर्ट्स से भी आपका ताल्लुक़ है। इसके अलावा आप रेडियो पाकिस्तान में बासित प्रोड्यूसर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये बताइए कि आप एक नौजवान नस्ल के नुमाइंदा हैं, आप हुए, डॉक्टर सारा सईद खुर्रम हैं। ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान का जो नौजवान है वो पाकिस्तान को किस नज़र से देख रहा है, और आप साथ साथ ये भी समझते हैं कि क्या जिन बुनियादों पे, जिस असास के ऊपर ये पाकिस्तान कायम हुआ था, क्या आज का नौजवान में इस कैपेबिलिटी है कि इसको उस आगे की तरफ लेके जा सके? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो इस दिन की मुनासिबत से ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको डिस्कस करें। जो सबसे ज़्यादा कमी मुझे अब महसूस होती है, हम शायद उस एज से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं जहां हम अपने आप को उन नौजवानों में शामिल करें, लेकिन कमी ये है कि हमारे नौजवान को ये मालूम ही नहीं है कि ये 1940 का जो दिन था 23 मार्च का, इससे पीछे कितनी स्ट्रगल है। इवन आप 1857 से शुरू करते हैं और 1940 तक आते हैं, तो करारदाद जब मंजूर हुई है और ये मुतालबा किया गया कि हमने एक आज़ाद रियासत में सांस लेना है अपने नज़रियात के साथ, तो ये एक पूरी स्ट्रगल है, उसको समझने की ज़रूरत है। उनमें किन किन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, उनको समझने की ज़रूरत है। और फिर 1940 से ये करारदाद कितनी इम्पॉर्टेंट थी कि फिर 1947 तक का जो सफ़र है वो कितना रैपिड था, उसमें क्या जोश, क्या वलवला, और किस थ्योरी के साथ, किन नज़रियात के साथ हम आगे बढ़े, और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हमने ये मुल्क हासिल किया। आपका जो सवाल कि हमारा नौजवान कितना कैपेबल है और उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ये मुल्क, ये कौम किसी भी तरह से, किसी हवाले से, किसी से पीछे नहीं है। और इसका मुजाहरा, इसका इजहार हम बारहा मुख्तलिफ शोबाजात में कर चुके हैं, मनवा चुके हैं अपने आप को। जो सिर्फ एक कमी है वो ये कि डायरेक्शन हमने देनी है, और वो डायरेक्शन हर शोबे में। अच्छा, डायरेक्शन की आपने बात की, डायरेक्शन डॉक्टर सारा सईद खुर्रम आपकी जानिब से भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान में अमूमन हम देखते हैं कि लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। तो कितना मुश्किल है आपके लिए एक नई चीज़ को इनिशिएट करना? देखिए, हम एक ऐसे आइडिया पे काम कर रहे हैं कि हम दो चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तो ये कि बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर्स पाकिस्तान में शादी के बाद काम नहीं करती। दे मेक 60% ऑफ द वर्क फोर्स, लेकिन बहुत चंद हैं जो एक्चुअल वर्क फोर्स में आती हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे पाकिस्तानियों की जिनको कभी ज़िंदगी में डॉक्टर नहीं मिलता, जो हमारी आबादी का 50% है। तो अगर आपने उन दोनों को कनेक्ट करना है, आपने हेल्थ केयर देना है लोगों को, तो आपको डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है कि हम फीमेल डॉक्टर्स को कनेक्ट करते हैं पेशेंट से यूजिंग अ टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म।
लेकिन हम बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, हम 2017 से काम कर रहे हैं और हमें लोगों को ये बताने में बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि जब तक डॉक्टर आपकी नब्ज़ नहीं छुएगा तो इलाज नहीं तो होगा। अब समझ आ गई लोगों को ये? जी, तो कोविड में एक चीज़ ये हुई कि लोगों को ये समझ आया कि डॉक्टर को छूना नहीं है तो इलाज बेहतर हो सकता है और हो जाता है इलाज। जी। हाँ। तो हम अगर हमें अपने इतने बड़े हेल्थ केयर गैप को फिक्स करना है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हेल्थ केयर के बहुत सारे मसले हैं, तो अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो ये गैप हम बहुत आसानी से फिल कर बिग सकते हैं। सिटीज़ में तो चलें आप इजीली कोप अप कर जाती होंगी इन चीज़ों से, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ हैं जी। वहाँ पे आपके लिए क्या हर्डल्स है या वहाँ पे आपके लिए क्या लेवल ऑफ कंफर्ट है? देखिए, सबसे बड़ा मुझे लगता है पाकिस्तान का एक असासा है जिनको हम हेल्थ केयर में रिकग्नाइज़ नहीं करते, वो है हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है इन ख़वातीन की जो कम्युनिटीज़ में रहती हैं, काम करती हैं और लोगों तक हेल्थ केयर पहुँचाती हैं और पहुँचा रही हैं अभी भी। वो पोलियो कैंपेन्स भी करती हैं, वो तमाम एस्पेक्ट्स में काम करती हैं, फैमिली प्लानिंग वो करती हैं। हम उन्हीं नर्सेस को यूज़ करते हैं उनके क्लिनिक्स में, उनको एक सॉफ्टवेयर सिखाते हैं कि जब पेशेंट उनके क्लिनिक में आए तो वो इसे एक ऑनलाइन डॉक्टर से कनेक्ट कर सकें। आप सोचें कितनी खूबसूरत बात है, एक औरत जो एक कमरे में बैठी है वो एक दूसरी खातून डॉक्टर से एक पेशेंट को कनेक्ट कर रही है, ऑल यूजिंग टेक्नोलॉजी। चैलेंजेस बहुत सारे हैं क्योंकि अगर आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो आपको इंटरनेट चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको अच्छी एजुकेशन और कॉन्वर्सेशन चाहिए जो अक्सर नर्सेज नहीं कर पाती। लेकिन आई थिंक थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको पढ़ा के, इंटरनेट की डिफरेंट डिवाइसेस लगाकर, बैकअप्स दे के इलेक्ट्रिसिटी के, हमने 35 कम्युनिटीज़ में पाकिस्तान की अपने क्लिनिक्स खड़े किए हैं। एंड आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जहाँ पर अभी डॉक्टर नहीं होता, जो गवर्नमेंट के बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स में भी डॉक्टर्स खड़े कर सकते हैं अगर हम इस एक मॉडल को एक्सप्लोर करें। बिल्कुल। और ये आप क्या समझते हैं कितना रिलायबल है कि मतलब ये लोगों तक जो पहुँच रहा है कि रिलायबल है? देखिए, हम समझते हैं कि ज़ियाबतीज़ या हाइपरटेंशन या कैंसर होना बड़ी बीमारी है, लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्राइमरी हेल्थ केयर का है। 80% बीमारियां ऐसी होती हैं जो अगर उनकी अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर ली जाएं तो उनसे अमवात कम हो सकती हैं, जिसमें जच्चा बच्चा के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी का इशू है। बिल्कुल। और हम ये देख रहे हैं कि 23 मार्च और इसके हवाले से अली एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि उस दिन जो करारदाद मंजूर हुई वो हम सब के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस का बाइस इसलिए कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में मौजूद हैं और ये मुल्क को अब हमें चलाना है। हमें हर दिन ये सोचना है कि आज हमने कुछ नया और कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ही ये सवाल करूंगी कि बच्चों को आगे, हम जो कहते हैं ना कि यूथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? और कोई नई, हम क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कर रहे हैं, तो हम जब भी कोई शो करते हैं हम चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नई लेकर आए ताकि लोगों तक पहुँच सके। क्या करना चाहिए? बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान जहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक कुदरत के गिफ्ट से माला माल है, यानी इस तरह का मुल्क आप इस ग्लोब में बहुत कम देखेंगी जहाँ पर आपको बड़ी 4 शानदार वेदर्स हों, 4 शानदार सीजन्स हों, चाहे स्प्रिंग हो, ऑटम हो, समर हो, विंटर हो, जहाँ पर आपका बेहतरीन एक इरिगेशन सिस्टम हो, जहाँ पर आपके पास सोलर एनर्जी हो, जहाँ पर आपके पास विंड पावर हो, यानी पूरी जो कुदरती हम कहें जो भी नेचुरल चीज़ों से हम माला माल हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो बड़ी में बड़ी चीज़ें, जो बड़ा आपने इम्पॉर्टेंट सवाल और बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेस की है, जिसको मैं कहता हूँ यूथ एनर्जी। आप देखें कि इस वक्त भी पाकिस्तान is the 5th largest youth country of the world. Yes. Besides Pakistan is the 6th populous country of the world. वो एक अलग चीज़ है, but Pakistan is the 5th youngest country. यानी इसका मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन या जो यंग एज ब्रैकेट होता है, that is between 15 and 33 years. Yes. उसमें हमारी पॉपुलेशन लाया करती है 63%. You can imagine जब आपके 63% जो आपके लोग हों, चाहे वो औरत और मर्द, हम प्लूरल में बात कर रहे हैं, कंबाइंड बात कर रहे हैं, वो आपके बिटवीन 15 एंड 33 ईयर्स हैं। यानी हमारा इतना यंग पॉपुलेशन का एक मिकदार है जिसको टू बी वेरी ऑनेस्ट हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। और आप देखें कि हमारे यहाँ इनको इंगेज किया जाए, हमारे यहाँ इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में लाया जाए। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ हर एक दौड़ में लगा रहता है। कोई ज़माना था कि हम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की दौड़ में थे, उसके बाद हम बिज़नेस स्टडीज़ में आ गए, हम कन्वेंशनली चीज़ों को लेके जाते हैं। जी मैडम, अमीना सैयद साहिबा, अमूमन कहा जाता है आजकल की यूथ के हवाले से कि उसका किताब से रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया। ख्वाबों की जो नेशन बिल्डिंग है उसमें किताब का बड़ा अहम रोल होता है।
क्या समझती हैं आप कि आज कल की जो नौजवान नस्ल है उसका किताब से कितना कैसा रिश्ता है, और जो पाकिस्तानियत है, जो एक कौमी जज्बा, कौमी हमियत है, इसको उजागर करने के लिए किताब का क्या रोल होना चाहिए? बहुत अहम रोल है किताब का, और इसीलिए बल्कि मैंने ये लिटरेचर फेस्टिवल शुरू की ताकि हमारे यूथ में और यंग लोगों के लिए हम बहुत सेशंस करते हैं ताकि किताब से क़ुर्बत हो। और वो किस तरह होती है, हम बड़े बड़े राइटर्स को बुलाते हैं, और जैसे अमर जलील साहब जब आते बड़ा हैं, नाम है सिंधी अदब का। जी, और मुस्तनसर हुसैन तारर, तो एक दफ़ा तो मैंने देखा फेस्टिवल में एक हुजूम जमा था, तो मैं तो समझी कि कोई ये सिक्योरिटी इशू नहीं हो गया, मैं घबरा गई। करीब गई तो देखती क्या हूँ कि अमर जलील साहब खड़े हुए थे, उनके इर्द गिर्द सारे हमारे यंग लोग जमा थे। यस यस। तो इस तरह का जब ये मिलते हैं राइटर्स से तो फिर शौक़ पैदा होता है। अच्छा, यूथ कुछ और भी तरीके से शामिल होती है कि उनसे भी कोई ऐसा होता है कि कोई उनको वो भी शामिल हों अपने किताब के साथ, या कुछ लेकर आएँ, अपना कुछ लेकर आएँ लिख कर? जी हाँ, बिल्कुल, हम उनको बहुत इनकरेज करते हैं, और उनसे अगर कभी कभी हम उनको पैनल में भी बिठा देते हैं कि ताकि वो अपना जो भी उनकी पर्सपेक्टिव है वो बताएं। एहतसाम से पूछेंगे, बल्कि आपका तो ताल्लुक़ ऐसा है कि माशाल्लाह से ख़ुद आप हर चीज़ में बड़े एक्टिव हैं, तो ये बताएं कि आप आजकल यूथ को आप किस तरह से देख रहे हैं, बीइंग आरजे, बीइंग स्पोर्ट्स के अंदर आप क्या देखते हैं, और क्या किस तरह से उनको हम मज़ीद शामिल कर सकते हैं या उनके अंदर इनकरेजमेंट ला सकते हैं कि यू कैन डू अ लॉट? मेरा ख्याल है अब पाकिस्तानी मीडिया उस फेज़ से तो आगे निकल गया है कि जहां हम किसी को इनकरेज करें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मौक़े पैदा हो गए हैं। आप रेडियो की बात करें, टीवी की बात करें, और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो अब ये जो डिजिटल मीडिया जो हमारे सामने, सोशल मीडिया जो आया है, इसकी अपनी एक अब ताकत है और उसको लोग बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बात को हमें कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया। अली, क्यों ना ब्रेक ले लें? जी हाँ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने चारों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे और इनसे हम जानना चाहेंगे कि हम मज़ीद अब पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदेद, और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे कि जहाँ से मुनक़ता हुआ था। जी नाज़ी, आप कुछ पूछ रही थी? जी, यूथ के हवाले से एहतसाम से बात कर रहे थे, बल्कि आप बताइएगा, कंटिन्यू करें बात। मैं बस ये कह रहा था आपके कि मौक़े बहुत ज़्यादा हैं, और अब मीडिया में जिस तरह से मौक़े बन गए हैं तो ज़ाहिर है अब सब अपना अपना काम कर भी रहे हैं। और आप जो बात कर रही थी डायरेक्शन के हवाले से और पाकिस्तान के लिए हमने क्या करना है, बीइंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ तो 14-15 साल के करियर में अल्लाह ताला ने एक नाम ऐसा दिया आखिर में कि जिसको अब सब पहचानने लगे हैं, वरना काम तो ज़ाहिर है हम कर रहे थे। पॉइंट यही है कि आपको कहीं ना कहीं मौका अल्लाह ताला ज़रूर देता है, आपने अपनी सलाहियतों से अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। हमने अपनी ज़बान के लिए, अपने इस मुल्क के लिए, फिर इस मुल्क में सबसे जो बुनियादी चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, दुनिया भर में आप ड्रामास देख लें, दुनिया भर के आप पेपर्स देख लें, मीडिया देख लें, वहाँ एक चीज़ जानबूझकर बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जाती है और उसकी तकरार बार बार होती है, और वो है हुब्बुल वतनी। और दूसरी चीज़ कि आपने दयानतदार होना है अपने साथ, आपने ईमानदार होना है अपने साथ, आपने ये सोचना है कि आपने पूरे दिन में, इस पूरे साल में, इस पूरी ज़िंदगी में क्या किया है। और एक चीज़ आप डॉक्टर साहब से बात कर रही थी, जब आप कह रही थी कि यूथ को किस डायरेक्शन में लेके जाएं, उनको क्या सिखाएं, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्किल्स की भी ज़रूरत है। एक चीज़ जो मुझे फ़ील होती है, मैं यहाँ कह रहा हूँ, आई होप मुझे कहना चाहिए और आपको भी अच्छा लगेगा अगर, वो ये कि मुहासिबा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने इस दौड़ में कि आपने क्या नया करना है और अपने आप को मनवाना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो कुछ करके आए इस पूरे दिन में, कम से कम रात में कुछ पल के लिए आप ये सोचें कि मैंने जो किया है वो ठीक किया है या नहीं किया, और इसका इस मुल्क को फ़ायदा है या नहीं। एक्सीलेंट। तो अब हम ज़रा से सारा से पूछते हैं, बड़ा काम कर रही हैं और ये वो काम कर रहे हैं जो आजकल हम कहेंगे कि नए दौर के लिए, तो आपसे तो लोग इंस्पिरेशन हासिल कर रहे होंगे और आप भी यूथ का हिस्सा ही हैं और मज़ीद आप यूथ को बड़ा इन्वॉल्व कर रही होंगी। आप ये बताएं कि किस तरह से आप लोग डिजिटल मीडिया की तरफ या डिजिटल जो आपका जो इस वक्त काम है डिजिटल मेडिसिन की तरफ, ये आप ये बताएं आप लोग किस तरह शामिल करते हैं यूथ को? देखिए, जिस तरह एहतसाम साहब भी कह रहे थे कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देम टू सी कि सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं, क्योंकि जब तक लीडरशिप नहीं होगी उनके पास, जब तक उनके पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होगी देखने के लिए, वो कभी मोटिवेट नहीं होंगे।
तो आई थिंक जब हम यंग फीमेल डॉक्टर्स को इंटीग्रेट करते हैं बैक इनटू बिजनेस, ये वो फीमेल डॉक्टर्स हैं तो या तो काम नहीं करती या पाकिस्तान से बाहर चली जाती हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे मेडिकल डॉक्टर्स 25% मेडिकल डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर जाके किसी और मुल्क में काम कर रहे होते हैं। तो एक तो हम ये करते हैं कि हम उन्हें काम पे वापस लेके आते हैं। दूसरी चीज़ हमको उनको ये मोटिवेट करते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे वो कभी गई नहीं ना जाएंगी, वहाँ पर वो घर से बैठे बैठे कैसे एक मरीज़ की हेल्प कर सकती हैं। और जब आप एक यंग डॉक्टर को ये जज्बा दिखाते हैं कि एक लो इनकम कम्युनिटी में एक पेशेंट है जो आपकी दवाई से, आपकी तशख़ीस से बेहतर हो सकता है, आई थिंक दैट मोटिवेट्स देम। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे शहरों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं। अगर आप उन हालात को देखेंगे, अगर आप उनको समझेंगे, उनके इश्यूज़ को समझेंगे, तब आप उनकी ज़्यादा अच्छी तरह हेल्प कर पाएंगे। बिल्कुल, और मैं कहती हूँ कि जब भी हम पर्सनली भी कोई काम करना चाह रहे हैं ना, तो हम सिर्फ एक जगह बैठ कर या सोशल मीडिया पे सिर्फ बैठ कर ना करें, हमें ऑन ग्राउंड जाकर भी चीज़ें देखनी चाहिए। ऑन ग्राउंड चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं और हमें फिर उनके मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक, उनके जो परेशानियां हैं, जो उनकी चीज़ें हमें उनको प्रोवाइड करनी है, फिर उसके मुताबिक हम चलें। आई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से आप बात कर रही हैं, काफ़ी हर्डल्स भी यकीनन जो आती होंगी आपके लिए, क्योंकि हमारे एक तो दवाई खाने का कॉन्सेप्ट है नहीं। हमारे अगर बीमार होते हैं तो कहते हैं कि जी आप एक वक्त का खाना छोड़ दें, आप सही हो जाएंगे। तो किस किस्म के मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है और किस तरह से आप यूथ को अपने साथ इंगेज कर रही हैं? सर, सबसे पहले तो हमें जो मसला होता था वो ये कि लोग बिलीव ही नहीं करते थे कि ऑनलाइन एक डॉक्टर एक पेशेंट को देख सकता है। आई थिंक इसमें जो हमने सबसे बड़ी चीज़ की वो हमने जिस कम्युनिटी में हम काम करना चाहते थे वहाँ पे सोशल मोबिलाइजर्स हायर किए, जो उसी कम्युनिटी के यंग लड़के लड़कियाँ होते थे जो कॉलेज में पढ़ रहे होते थे, और वो लोगों को जाके घर घर में बताते थे कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आप इसमें आएँ। तो एक तो ये चीज़ हमने की। सो बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाद में आके मुझे बोला कि अब हम बाहर नहीं जाना चाहते, अब हम पाकिस्तान में यहीं काम करना चाहते हैं। एक और चीज़ जिसमें मैं बात करूंगी, हमारे यूथ का एक बहुत बड़ा मसला है मेंटल हेल्थ का। एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हम बात नहीं करते। तो हमारी ऐप और हमारी क्लिनिक्स में ज़्यादातर जो यंग लोग आते हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो हम जल्दी पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोपोगेट नहीं करते। अच्छा, एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आप कभी किसी फैमिली मेम्बर के साथ ना जाना पसंद भी नहीं करते हैं कि जब कोई मेंटल प्रॉब्लम होता है, तो ये अच्छा है कि इसमें आपको अगर कोई मसला है तो आप 1 to 1, आपकी कोई कहीं पे बाहर कोई बात भी शेयरिंग नहीं होगी और आप इजीली अपनी बात जो है 1 to 1 कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि बेसिकली जब हम बात करते हैं डिजिटल के हवाले से या हम बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो इसमें लोग तो बहुत ज़्यादा शामिल हो जाते हैं, लेकिन कुछ होती है चीज़ें जो सीखने वाली होती हैं। अक्सर लोगों को ये भी नहीं आता कि हम ऐप कैसे चलाएं, किस तरह से, तो आप लोग वो भी गाइडलाइन देते हैं उनको या कोई तरीका है जहाँ से गाइडलाइन दी जाए? देखिए, एक तो ऐप बहुत सिंपल है कि 3 क्लिक ऑपरेशन है कि आप उसके अंदर तीसरे क्लिक पे आप डॉक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं, इवन फॉर दोस्त जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका है जिनके पास अभी तक स्मार्टफोन नहीं है। वो फीचर फोन यूज करते हैं। तो हमने अपनी सर्विसेज को हेल्पलाइन में भी कन्वर्ट किया है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप एक बटन दबाएं, कॉल करें, आपकी मिस कॉल होगी, आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, एंड द डॉक्टर विल कॉल यू बैक। अमेजिंग। एंड दिस सर्विस इज अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान। और मैं बहुत सारी कॉल्स आती हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सिटीज़ में जहाँ पर लोग बात करना चाहते हैं अपने मसलों के हवाले से, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता। उसके लिए आप क्या करती हैं? स्मार्टफोन जो है आप इजी इंस्टॉलमेंट पे प्रोवाइड करते हैं या स्मार्टफोन के लिए आप क्या फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? नहीं, तो जैसे मैंने कहा, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होता वो एक कॉल पे बात कर सकते हैं डॉक्टर से, और जिनके पास स्मार्टफोन होता है वो हमारी ऐप यूज़ कर सकते हैं, और जिनके पास दोनों नहीं होते उनके लिए हमने क्लिनिक्स बनाए हैं जिसमें वो जा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की खूबसूरती यही होती है कि आप उसे डिफरेंट तरीकों से अडैप्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं जिसकी एक बड़ी लेगेसी रही है, तो क्या आप रोल अपना डिफरेंट समझते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन की? एक लेगेसी भी आपके साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का नाम जुड़ा हुआ है, सिंध मदरसतुल इस्लाम एक बड़ा नाम है, और उसके साथ आपने मेहमारान मिल्लत को भी तैयार करना है, तो कितना डिफिकल्ट रोल आप अपना समझते हैं? जब मैंने ज्वाइन किया लास्ट ईयर अगस्त में एज अ वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, इससे पहले मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा, तो जैसे ही मैंने यहाँ ऑनेस्टली स्पीकिंग ज्वाइन किया, आई वाज फीलिंग माई सेल्फ वेरी डिफरेंट, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है जिसमें एक पूरे सब कॉन्टिनेंट की इनफैक्ट, क्योंकि ये सिर्फ अलीगढ़ से 10 साल जूनियर और यंग इदारा है, तो मैं समझता हूँ इसकी एक बड़ी लेगेसी है। और क्या इस इदारे ने नहीं दिया, मैं तो समझता हूँ कि अगर ये इदारा ना होता तो वी डोंट नो इवन अबाउट द पाकिस्तान,
क्योंकि कायदे आज़म के सिवाय तो पाकिस्तान का तस्वर और सिर्फ कायदे-ए-आज़म ही नहीं बल्कि सर शाहनवाज भुट्टो, एग्जैक्टली मैं आ रहा था उन चीज़ों पर कि कायदे आज़म तो एक हमारा परमानेंट अलमना रहा, लेकिन उसके साथ साथ सर शाहनवाज भुट्टो कह लें, सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह कह लें, फिर हमारी एजुकेशन साइड पे आएँ तो सबसे बड़ा नाम जिसका बड़ा रोल है आई थिंक सिंध, पर्टिकुलरली सिंध प्रोविंस एंड पाकिस्तान जो एजुकेशन में, वो है हमारे अलामा आया काजी जो हमारे सिंध यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई, और उसके बाद इतनी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं हमारे यहाँ, इवन हमारी कराची यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सिंध प्रोविंस में। डॉक्टर अयूब खोड़ो भी ताल्लुक रहा उनका। खान बहादुर अयूब खोड़ो साहब, हमारे अली अहमद ब्रोई साहब, मोहम्मद इब्राहिम जोयो साहब, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे फादर ताज सहराई वो भी एक बड़े अदीब रहे और सितारा इम्तियाज़ रहे, और वो भी इस इदारे से पढ़े। तो मैं समझता हूँ ये एक पूरी लेगेसी है, और बड़ी अच्छी ये बात है कि चाहे वो मेरी फैकल्टी हो, चाहे वो मेरा स्टाफ हो, चाहे वो हमारे शागिर्द हों, वो तीनों ऐसे स्टेक हैं जो समझते हैं, और व्हेन यू विल विजिट अस यू विल फील अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट, यू विल फील अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, और वो लेगेसी उसकी बिल्डिंग की लेगेसी है, उस बिल्डिंग के साथ जो हमारा Exactly, this is the reason that's why I had asked this question to you. जी। डॉक्टर साहब अब ज़रा बताइएगा कि कायदे-ए-आज़म के ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन आपका जो इदारा है लाइट स्टोन पब्लिकेशन, वो इस हवाले से क्या काम कर रहा है कि जो आजकल की यूथ है उसमें न सिर्फ कायदे-ए-आज़म के जो कारनामे हैं, जो उनकी बातें हैं, जो हिदायत हैं यूथ के हवाले से, उसको जो है वो लोगों तक पहुँचाया जाए? जी, वो असल में दो तरीक़े हमने इख्तियार हैं। वो ये है, एक तो हम बच्चों की एक किताब शाये करने वाले हैं अंग्रेज़ी में और उर्दू में, और उसका नाम है हमारे क़ायद, ये आमना असफ़र साहिबा ने लिखी है, और इसके भी हम 2 लेवल्स कर रहे हैं। एक तो प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए ज़रा वैसी किताब होगी, ज़रा आसान और उसमें तस्वीरें बहुत होंगी, और एक सेकेंडरी स्कूल बच्चों के लिए। और इन किताबों को हमने बहुत इस तरह रखा है, बहुत ही दिलचस्प, ताकि बच्चे शौक़ से पढ़ें, बड़ी अच्छी उनमें तस्वीरें हैं। दूसरी हम एक नई बायोग्राफ़ी शाये कर रहे हैं। वैसे तो बहुत बायोग्राफ़ीज़ हैं कायदे आज़म पर, ये यासिर लतीफ़ हमदानी ने लिखी है, जिना अ लाइफ, वो हम शाये कर रहे हैं। तीसरा ये जो कायदे आज़म म्यूज़ियम खुला है फ्लैगस्टाफ हाउस में, उसके मैं गवर्निंग बॉडी पे हूँ मेंबर, और वहाँ हमारे प्लान है कि वहाँ हम बच्चों के लिए बहुत इवेंट्स करेंगे और प्रेजेंटेशंस करेंगे। वहाँ एक ऑडियो विजुअल रूम भी है, तो और डिबेट्स करेंगे सब कायदे आज़म पे। और वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने भी सामने बात की थी कि जो बच्चों के साथ जो रिलेशन होता है कि आप शुरू से उनको हुब्बुल वतनी का जज्बा उनके लिए बढ़ाएं। आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारे लिए जो जितने भी इवेंट्स होते थे वो सारे हुब्बुल वतनी से बड़े रिलेट करते थे। एवरी डे हमें एक लेक्चर मिलता था हुब्बुल वतनी पर। हमारी जो अटैचमेंट जिस तरह से पाकिस्तान के लिए है वो बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कहते हैं ना कि बड़े पाकिस्तान से बड़े सेंसिटिव हैं हम अपने मुल्क के लिए। तो ये शुरू से ही बच्चों के अंदर जज्बा होना बड़ा ज़रूरी है। एहतसाम ने बड़ी अच्छी बात कही थी। तो मज़ीद हम इसे और आगे किस तरह से उजागर कर सकते हैं? मज़ीद हमें एवरी डे कहते हैं रिकॉलिंग करना ज़रूरी है, या अपने आप को माइंड को दोबारा से याद दिलाना ज़रूरी होता है? रिकॉलिंग के लिए क्या करते रहें? देखिए जी, तकरार जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, और दुनिया के किसी भी इल्म को आप ले लें और उसमें जब आप लोगों को सिखाने की बात करते हैं तो उसमें तकरार के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। हम साल में ऐसे मौक़े पर बैठते ज़रूर हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, ये भी ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि हमने इस चीज़ को डिस्करेज करना होगा कि हमारे यहाँ लोग अंग्रेज़ी बोलकर या मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं या इंटरनेशनली जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं आप उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम कि बेलौसी क्या होती है। हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद, जो कि उन्होंने सियासी सतह पर लड़ी है, और उसके बाद वो आखिर में अपनी परवाह नहीं करते और उनका इंतकाल हो जाता है, वो सिर्फ इस मुल्क के लिए करते हैं। हमारे मुल्क में बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कि कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान जो है, जब वो इस दुनिया से गए तो उनके पास कोई जायदाद नहीं थी, वो इस मुल्क के लिए सब कुछ करके चले गए। आज हम 23 मार्च की बात कर रहे हैं, इस दिन के मौके पर 1940 में करारदाद लाहौर के वक्त, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान अब कहते हैं, यौम पाकिस्तान के हवाले से कितनी ऐसी सियासी शख्सियात हैं जिन्होंने अपना सब कुछ उस वक्त दे दिया, आज हमें उनके नाम भी नहीं मालूम होंगे शायद।
तो बेलौसी होना ये भी बहुत लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आज लाइफ में इसीलिए- कि आप दे क्या रहे हैं और इसीलिए आप एहतसाम किस आज पाकिस्तान टेलीविज़न ने ये मौका फराहम किया यूथ को कि जो मौजूदा दौर के लोग हैं, जहाँ पे यूथ अब एक्सपीरियंस का ब्लेंड हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद है, इनके जो कारनामे हैं, इनकी जो बातें हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान के लिए किया है, वो आप तक पहुँचाएँ ताकि आप देख सकें और सीख सकें, और मुस्तकबिल के लिए तमाम बातें जो इन बुज़ुर्गों से आप सुन रहे हैं, अपने सीनियर लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से सुन रहे हैं, या हमारी यूथ से सुन रहे हैं, वो आपके लिए मशअले राह हो सकें। एक सवाल मुझे डॉक्टर साहब आपसे ज़रूर करना है, बल्कि मैं हजरात से भी ये ज़रूर करूँगी, ख़वातीन का रोल जी पाकिस्तान के लिए क्या मज़ीद होना चाहिए? ख़वातीन ने पहले बड़ा काम किया, हम जब कुर्बानियों की बात करते हैं पाकिस्तान हासिल करने में, जब जितनी ख़वातीन की कुर्बानियों की बात करते हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सो अब हम पाकिस्तान में अब जो दौर है और आगे फ्यूचर पाकिस्तान के लिए ख़वातीन के रोल के लिए क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखती हूँ तो मेरे जहन में हमेशा फातिमा जिन्ना आती हैं। सो ट्रू, बिल्कुल सही कहा वो आपने। हमें हाँ। अपनी ज़िंदगी में बता गए थे कि वुमेन इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट का क्या रोल है और हो सकता है, और क्या इज़्ज़त होनी चाहिए ख़वातीन की हमारे माशरे में। वो हमेशा अपनी बहन को साथ रखते थे। तो मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंक्लूजन की, कि उनको इंक्लूड करें कॉन्वर्सेशंस में, चाहे आप अपने घर में बात करें, चाहे आप अपनी कंपनी में बात करें, बड़े इदारों में बात करें। ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला है कि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, उनका पर्सपेक्टिव लेने के लिए मौका ही नहीं मिलता। तो जब हम सुनना शुरू करेंगे एट ऑल टेबल्स, जब ख़वातीन को एक आवाज़ मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं अपनी ज़िंदगी के अर्ली करियर में रुक जाती हैं, उनको वो मौके नहीं मिलते कि वो मिड और हाई लेवल करियर्स बना सकें। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमें औरतों को मोटिवेट करना होगा फ्रॉम एजुकेशन टू बिल्डिंग देयर करियर टू स्केलिंग अप। उनको कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए, घर से भी और घर से बाहर से और भी। बेशक मैं कहती हूँ कि अगर आप कहीं आगे करियर नहीं भी बना रहे, लेकिन वो एजुकेशन जो है जी। वो आगे आपके बच्चों के करियर बनाने में बहुत काम Absolutely. आती है। उनको तहजीब, उनकी एजुकेशन, उनका हर चीज़ में उनको एक मजबूत पाकिस्तानी बनाने में बहुत काम आती है। नाज़ी, इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा क्योंकि दो हमारे साथ बड़े जी, एक्सपीरियंस जी। ख़वातीन मौजूद हैं। अमूमन कहा जाता है तालीम और तरबियत, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि तरबियत जो है वो घर से शुरू होती है। जिस तरह राज़िया ने भी कहा कि एक माँ से तरबियत शुरू होती है। आप समझती हैं कि हमें तरबियत को तालीम से ज़्यादा पहले फोकस करना चाहिए और तरबियत पे को ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए? जी यकीनन, मेरे ख़्याल में तरबियत बहुत ही ज़रूरी है। और वो तरबियत इस तरह नहीं कि बच्चों को बता रहे हैं या लेक्चर्स दे रहे हैं। मेरे ख़्याल में तरबियत इस तरह होती है कि अपने आप को एक रोल मॉडल बनाना। अगर जैसे माँ अगर जैसे किताब पढ़ेगी और बजाय इसके कि टीवी देख रही हैं या फिल्में देख रही हैं, अगर किसी की सालगिरह है तो उनको किताब एक गिफ्ट में दे दी, या बुक शॉप चली गई या लाइब्रेरी चली गई। जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, देखिए ख़वातीन हैं, उनका भी दिल है कि वो मोबाइल को ज़रूर यूज़ करें, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन अब जो दौर आ रहा है वो थोड़ा सा ऐसा एडवांस दौर आ रहा है कि उस मोबाइल का भी आप यूटिलाइज़ ऐसे करना शुरू करें कि उससे कुछ अर्निंग करें। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सोशल मीडिया में दूसरों को देख रहे हैं, बल्कि उससे कुछ अर्निंग भी करें। तो आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन ऐसे क्या जो है सोशल मीडिया के ज़रिए या वो मोबाइल के ज़रिए काम कर सकती हैं जिससे वो घर में कुछ अपने लिए ही बेशक अर्न करें और घर में बैठे बैठे अर्न करें? देखिए, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मेरे अपने घर में मेरी वाइफ ने कोविड जब से शुरू हुआ तो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर पे काम किया और ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा काम है। उसमें ज़ाहिर है अर्निंग ना भी हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये इनकरेजमेंट मिलती है कि आप कुछ कर रहे हैं। वो सोशल इसी तरह से कारोबार भी अगर है, और आप जैसे आप कह रही हैं कि अगर ख़वातीन ने फ़ोन यूज़ करना है, कारोबार के लिए करना है, तो कारोबार के लिए भी तो टाइम है। हाँ। वो भी तो है ना। तो आपने स्क्रीन टाइम कितना रखना है, हाँ। अपना कितना रखना है, बच्चों का कितना रखना है, और सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपने कनेक्शन क्या रखना है बच्चों के साथ। अगर आप वो कनेक्शन नहीं रखते, मुझे अक्सर पेरेंट्स कुछ होते हैं जो अगर हमें समझते हैं कि हम कामयाब हैं और हमसे पूछना चाहते हैं कि यार मैंने बच्चे को ये पढ़ाना है, मैंने इसे मदरसे में दाखिल करना है, मैंने इसे अच्छा स्कूल देना है, तो मैं एक बात उनसे कहता हूँ कि ये पढ़ेगा वो जो लोग पढ़ा देंगे, लेकिन ये सीखेगा वो जो आप सिखाएंगे। अच्छा, जब आप नहीं सिखाएंगे ये कुछ नहीं सीखेगा। आप क्या सिखा रहे हैं मीडिया के तवज्जुद से, क्योंकि आप मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है मीडिया के उससे वाबस्ता हैं, स्पोर्ट्स से भी वाबस्ता हैं, रेडियो से भी वाबस्ता हैं, बहुत सारी चीज़ें आप वॉइस ओवर भी कर रहे हैं, तो मीडिया का क्या रोल है और आप मीडिया से क्या सिखा सकते हैं और क्या सिखा रहे हैं? देखिए अली, हम सब इस फील्ड से वाबस्ता हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी जगह जाकर बैठते हैं तो पहला थॉट हमें नेगेटिव आता है। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी जगह पर आज अगर इस 1 घंटे के प्रोग्राम में मैं आप हम सब बैठकर ये सोचें कि हमारी कोई एक बात किसी को समझ में आ जाए तो ये कामयाबी है। हमने कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़ने, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
میں اپنے ریڈیو شوز کی اگر بات کروں، میں نے جتنے بھی کیے، کوشش یہ کی کہ ماسز میں کوئی ایک اچھی سچی سیدھی بات کسی کو سمجھا دیں، وہ اس کے لیے بہت انف ہے. اس کو آپ نے لیکچر نہیں دینا، اس کو آپ نے انٹرٹینمنٹ دینی ہے، لیکن کوئی ایک اچھی اسٹرانگ مضبوط اچھی سیدھی بات جو کہ بالکل کلیئر ہو. اسی طرح سے آپ ہم جو یہاں مزار قائد پر جو چینج آف گارڈز کی تقریب کرتے ہیں، اس میں بھی نریشن میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو آج کے دن کے حوالے سے اور اوور آل ان کی زندگی میں کوئی ایک پازیٹیو سائن جو ہے، کوئی ایک پازیٹیو چیز ان کو سمجھ میں آ جائے. ہم جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین میں اپنے لوگوں کے ساتھ یا جو ارد گرد ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ایسے ہوں کہ پازیٹیو ہوں. اور ہمیں اس وقت جو ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بڑی نیگیٹیوٹیز، ہم صرف اپنے یہ بات نہیں کریں گے کہ کہاں پر کیا نیگیٹیو، لیکن ہر جگہ پر، لیکن بس اپنے پازیٹیو الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اپنے فیملی ممبرس کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور جس طرح ہم نے کہا کہ اپنے پاکستان کے لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے پازیٹیو ہی بات کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہم سوچیں گے، جو ہم کہیں گے، وہی ہوگا. وہ ابھی آپ ڈاکٹر صاحبہ سے کہہ رہی تھی نا کہ خواتین کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، تو اب اس لیول پر آ کر جتنی ہم شہروں میں دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ریموٹ ایریاز میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے انکریجمنٹ. اور وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے، آپ کے اپنے دماغ سے شروع ہوتی ہے. آپ نے یہاں سے اپنے آپ کو بس ساتھ ساتھ میں میسج لے لیتے ہیں میرے خیال میں، کیونکہ ایک لاسٹ کوشچن میں ان سے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، آپ ریموٹ ایریاز میں کام کر رہے ہیں، اب بہت سارے ریموٹ ایریاز میں ایسے لوگ ہیں جو ریجنل لینگویج بولتے ہیں، اردو ان کی اتنی اچھی نہیں ہے یا انگلش میں اتنا مافی و ضمیر بیان نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے کیا ان کے لیے ایسے ہی لوگ رکھتے ہیں جو ان کی ریجنل لینگویج میں ان کو سمجھا سکیں؟ جی بالکل، ہمارے کوئی 8 کلینک ہے انٹیریئر سندھ کے اندر، اور ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ساری سندھی سپیکنگ ڈاکٹرز ہیں، سیم پشتو سپیکنگ ڈاکٹرز ہیں. تو کیونکہ ڈاکٹرز بھی انہی یونیورسٹی سے نکلتی ہیں، ریجنل یونیورسٹی سے نکلتی ہیں، تو بہت ساری خواتین ڈاکٹرز ہیں جو ریجنل لینگویجز میں بات کر لیتی ہیں، اور نرس جو ہوتی ہے فردر پھر ان کا میسج جو ہوتی ہے وہ پیشنٹ تک پہنچاتی ہے. تو ہمیں کبھی لینگویج کو لے کر کبھی اپنے پلیٹ فارم میں کوئی ایشو نہیں ہوا. جی نہیں ہوا. تو پھر میسج لے لیتے ہیں فرسٹ. ڈاکٹر صاحب آپ سے میسج لیتے ہیں. تاریخ میں بہت سارے دن ہیں اور ہر ملک کے اپنے اپنے دن ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کو ہمیں سیلوٹ بھی کرنا چاہیے، ان کی خدمات کو بھی سراہا جائے، اور اس دن کی مناسبت سے ہم ان سب شخصیات کا احسان مند رہیں اور ان کو یاد رکھیں. لیکن اس سے زیادہ بات جو امپارٹنٹ میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریئلائز کریں، جیسے احسان نے کہا کہ اس زمانے میں، یہ تو 1930 کی بھی نہیں، 1857 سے ہم جو بات کر رہے ہیں اس سے، لیکن پرٹیکولرلی جو 1925 اینڈ آنورڈس جو ہمارے یہاں لوگوں نے قربانیاں دیں، اور جس طرح سے ایک بڑی مائیگریشن ہوئی ٹورڈز پاکستان، اور اس کے بعد یہاں پہ ان لوگوں کو کس طرح سے سیٹل کیا گیا، اور ہماری کمیونٹی نے ان کو کس طرح سے سب کو یہاں پہ اکٹھے رکھا، وہ جو قربانی اور اثار تھا اس کا جو جذبہ رہا. اور خاص طور پر اس دن کے مناسبت سے میں یہ کہوں گا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں کہ ہمیں آگے چل کر اس ملک کو کس طرف جانا ہے، لے کے جانا ہے. اس میں نے پہلے ہی جیسے کہا کہ یوتھ کا ایک بڑا امپارٹنٹ رول ہوگا آگے چل کر ہمارے ڈیسیجن میکنگ میں، اور خاص طور پر یہ جو یوتھ انرجی ہے اس کو ہمیں پراپرلی یوٹیلائز کرنا ہوگا. اور آخر میں ایک بڑی امپارٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ٹائم کو ویلیو دیں. ٹائم از ویری امپارٹنٹ، اور میں پی ٹی وی کا بہت بڑا شکر کہ انہوں نے ہمیں بلایا، اور خاص طور پر ایسی انوائرمنٹ میں جہاں ہم قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں بیٹھے ہیں. ایک آنر ہے یہ میرے لیے آنر ہے. جی میرے خیال میں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ قائد اعظم ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. یہ بہت بڑے رول ماڈل ہیں، اور ان کو ہمیں کسی طرح ان کا جو میسج ہے اور ان کی جو زندگی ہے اور جو انہیں کام کیے ہیں وہ کسی طرح ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانے ہیں. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آج کے دن آپ 23 مارچ 1940 کو یاد کریں، تو آپ اپنے ان اسلاف کو نہ بھولیں کہ انہوں نے کیا کچھ فیس کیا، اور آج آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اتنے آرام سے بیٹھ کر کسی کے بارے میں بھی ججمنٹل ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس وقت کیا تھا. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 1940 سے اگر 1947 تک کا وقفہ ہے وہ 7 سال کا ہے، 1857 سے 1940 تک کا وقفہ بہت زیادہ ہے. تو لائف میں گول ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ کا اپنا مقصد ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. جب آپ وہ طے کر لیتے ہیں، چیز ڈیزائن ہو جاتی ہے، ڈائریکشن مل جاتی ہے، تو پھر سفر آسان ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے یہی انڈیویجولی ہمیں اور کلیکٹیولی بحیثیت قوم ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل جی ڈاکٹر صاحب. آئی تھنک ایک چیز جو ہم قائد اعظم سے سیکھ سکتے ہیں، جو میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ سیکھی، وہ اپنی پیشن کے لیے بہت لائل تھے، اپنے ملک سے بہت لائل تھے، اپنے پرپس سے بہت لائل تھے. اور لائلٹی بہت ضروری ہوتی ہے، اور بڑی اونرشپ لیتے تھے جس چیز کے لیے وہ فائٹ کر رہے تھے. آج ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور میری جنریشن کے بہت
बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं जो पाकिस्तान में रह सकते थे। तो हम ये बात करते हैं कि हम एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन अगर सब बाहर चले जाएंगे तो इस मुल्क को कौन बनाएगा? Who will build this? हाँ, तो who इफ will, वी नीड टू बिल्ड fix दिस it? हाँ। कंट्री फ्रॉम नाउ, वी नीड टू स्टे हियर, और हमें वही हार्डशिप्स फेस करनी है। चाहे हमें थोड़ी सी हार्डशिप्स होंगी लाइफ में, लेकिन इन दी एंड जो भी आपने मुल्क के लिए करेंगे वो दुनिया और आखिरत में उससे बहुत ज़्यादा होगा जो आप कहीं और करें। हम सबको ईमानदारी से काम करना है। जिस तरह से ईमानदारी से 1940 को एक करारदाद मंजूर हुई और पेश की गई थी, आप ये देखें सबसे बड़ी बात ये है कि उस करारदाद में बहुत सारे लोग शामिल थे और सब में बड़ा एक आता और सबकी सोच एक थी कि हमें एक ऐसा मुल्क बनाना है जो हमारे लिए हो, जहाँ पर हम आज़ादी से रहें और ईमानदारी से रहें, जहाँ पे हमारे फ्यूचर के लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, सब बहुत ज़्यादा ईमानदारी से रहें और बहुत अच्छे तरीके से रहें। तो हम अब आगे हमें अपने मुल्क को संवारने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत मोहब्बत करनी है और बहुत ज़्यादा प्यार से और खुलूस से आगे मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। बिल्कुल, और आज हमारी कोशिश भी यही थी इस बज़्म को, इस महफ़िल को सजाने की, कि आज हमने मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से लोगों को यहाँ पे मदऊ किया। और हम यही कहना चाहेंगे जाते जाते कि किताब से अपना रिश्ता ना तोड़ें, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें। और जिस तरह एहतसाब ने भी कहा कि जो यौम पाकिस्तान का जो जज्बा है, जो असलाफ़ के हमारे कारनामे हैं, उन कारनामा को, उन कुर्बानियों को याद रखें। और इस तरह डॉक्टर साहबा टेली मेडिसिन के हवाले से बात कर रही हैं, तो सेहत को भी साथ साथ तरजीह दें, क्योंकि हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। जी नाज़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का जो तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।